हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास पे स्वागत करता हूँ। आज हम एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC5 जिसमें हमें वुमेन इन हिस्ट्री पढ़ना है, इसके यूनिट 5 के सेक्शन बी। यूनिट 5 में हमें पोजीशन ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा जो आज का विषय होगा वह है सोशल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इसका हिंदी रूपांतरण होगा कि ब्रिटिश सरकार की सामाजिक नीति और महिलाओं की मुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए कार्य अर्थात महिला कल्याण हेतु ब्रिटिशों के द्वारा पारित किए गए विभिन्न वैधानिक एवं अधिनियम व कार्य। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ब्रिटिशों ने अपने व्यापारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए भारत में दीवानी का अर्थ क्या होता है? राजस्व से जुड़े मुद्दे, जिसे हम लोग दीवानी कहते हैं, और फौजदारी मामले, इसका मतलब सैनिक या पुलिस सेवा से संबंधित जो विभाग होता है वह फौजदारी मामले कहलाते हैं। तो ये ब्रिटिशों ने दीवानी अर्थात रेवेन्यू अर्थात राजस्व से जुड़े और फौजदारी अर्थात सेना या पुलिस से संबंधित मामलों पर एक समान कानून बनाए और उसे सभी समुदायों पर समान रूप से लागू किया। ठीक है, तो जब ब्रिटिशों ने एक समान न्याय और कानून के नियम लागू किए तो स्वाभाविक था कि इसका प्रभाव महिलाओं पर भी और समाज पर भी पड़ना लाजमी था। तो यही हुआ। उन्होंने विवाह और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों में सुधारों के सवाल पर निजी और सार्वजनिक अधिकारों के क्षेत्र में अंतर किया और केवल उन मामलों से संबंधित अधिनियम पारित किए जिनके लिए विभिन्न महिला संगठन निरंतर दबाव बना रही थी। और जिनको पारित किया जाने से जन कल्याण की भी पूरी संभावना होती थी, परंतु अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अंग्रेजी अदालतों और न्यायाधीशों ने प्राचीन विधान अथवा कानून को पर्याप्त रूप से परिवर्तित किया। अदालत के फैसलों के अलावे कुछ अवसरों पर उन्होंने कानून के जरिए भी परिवार और सामाजिक संबंधों में हस्तक्षेप किया, क्योंकि वे कानूनी सुधारों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करने के पक्ष में नहीं थे। यानी वे ऐसा कानूनी सुधार चाहते थे जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भी प्रभाव ना पड़े, लेकिन इसका तो प्रभाव पड़ना ही था, जो आगे हम उनके विभिन्न अधिनियमों के आधार पर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो संक्षेप में हम कहें तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व और बाद अनेक अधिनियम बनाकर महिला कल्याण हेतु कार्य किए गए। तो हम यहाँ सिर्फ ब्रिटिश काल में महिला कल्याण हेतु अथवा महिलाओं के स्तर को सुधारने हेतु जो विभिन्न प्रकार के अधिनियमों को पारित किया गया और उनको लागू किया गया, उनके बारे में आज के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे
कन्या शिशु हत्या अधिनियम। इस अधिनियम को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि यह किस रेगुलेशन के तहत पास किया गया था। 1796 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेशन 21 पारित किया गया और इस रेगुलेशन को 1804 ईस्वी में दोबारा रेगुलेशन 3 के तहत उसमें संशोधन किया गया। अब इस अधिनियम में क्या प्रावधान थे? दरअसल इसके द्वारा कन्या शिशु हत्या रोकने के प्रयास किए गए थे। दरअसल भारत में यह सामान्य रूप से प्रथा है कि यहाँ महिलाओं के जन्म को अशुभ माना जाता है। वे महिलाओं के जन्म को वे अशुभता का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज होता है। इस समाज में महिलाओं के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता रहा है। तो अंग्रेजों ने इसी भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक अति महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत अगर स्त्री के भ्रूण में कन्या होती है तो उसकी हत्या या उसको अबॉर्ट कराना निषेध करा दिया। ठीक है। 1870 ईस्वी में एक अधिनियम 7 पारित किया गया ताकि स्त्री शिशु हत्या पर अंकुश लगाया जा सके। दरअसल भ्रूण जांच के माध्यम से लिंग का निर्धारण हो जाता है और लिंग निर्धारण के पश्चात यदि वह स्त्री होती है तो उसकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है अथवा उसे अबॉर्ट कर दिया जाता है। इसे रोकने के लिए ही कन्या शिशु हत्या निषेध अधिनियम पारित किया गया और इसके द्वारा गुप्त जांच के द्वारा दोषियों की जांच कराकर उन्हें दंड देने का भी प्रावधान किया गया। तो यह काफी हद तक एक महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था वह था सती प्रथा निषेध अधिनियम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सती प्रथा एक अमानुषिक प्रथा थी। इस प्रथा में यदि किसी विवाहित स्त्री के पति का देहांत हो जाए अथवा स्वर्गवास हो जाए तो उस स्त्री को अपने पति की चिता के साथ जला दिया जाता था और इसके लिए महिलाएं बाध्य की जाती थी। उनके कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, लेकिन यह समाज में काफी तेजी से पैर पसार चुका था और इस अमानुषिक प्रथा के विरुद्ध लगातार विभिन्न बुद्धिजीवियों एवं पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा प्रयास किया जाता रहा था, जिसमें राजा राममोहन रॉय और भी कई महत्वपूर्ण लोग थे। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम जो है उसके बारे में हम देखें कि यह एक अमानवीय अधिनियम, सती प्रथा एक अमानवीय प्रथा थी जो काफी लंबे समय से प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की जा रही थी। इस संदर्भ में जब भारत में लॉर्ड बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने इस संबंध में 4 दिसंबर 1829 को एक रेगुलेशन पारित करवाया जो रेगुलेशन 17 था। इस रेगुलेशन के माध्यम से स्त्रियों को सती होने के प्रयास एवं उसमें सहायता करने वालों के विरुद्ध हत्या के अपराध में कार्यवाही की व्यवस्था की गई। प्रारंभ में यह रेगुलेशन बंगाल में
लागू किया गया और उसके पश्चात इसे चेन्नई, मुंबई प्रेसिडेंसियों में लागू कर ब्रिटिश सरकार ने इसे संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों में लागू कर दिया। इस प्रकार सती प्रथा निषेध अधिनियम काफी महत्वपूर्ण अधिनियमों में एक था, जिससे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, शोषण और बलात् उनकी हत्या का जो कार्य हो रहे थे उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। अब हम तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया वह था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इस अधिनियम को 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया ताकि पीड़ा और शोषण की शिकार विधवा महिलाओं को राहत प्रदान किया जा सके। लेकिन कुछ सामाजिक बाधाओं और अवरोधों के फलस्वरूप इसको कार्यान्वित कराना संभव नहीं हो सका। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राचीन काल से ही भारत में स्त्रियों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता रहा है। यहाँ स्त्रियों को कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद या तो सती कर दिया जाता है अथवा उनको जला दिया जाता था, या फिर जो स्त्रियां सती नहीं होती थीं उनको आजीवन अकेले जीवन निर्वाह के लिए उनको शारीरिक यातनाएं और मानसिक यातनाओं के साथ गुजर बसर करना पड़ता था। तो इसी के पुनरुत्थान हेतु भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय आदि प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के द्वारा निरंतर सतत आंदोलन चलाए जाते रहे थे। इसी दिशा में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पास किया जो 56 में पास किया, लेकिन वह मजबूती से लागू नहीं किया जा सका क्योंकि भारतीय रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को एकाएक बदलना संभव नहीं था। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के कुछ समय के बाद इस अधिनियम से महिलाओं के जीवन में कुछ अप्रत्याशित और नवीन क्रियाएं व प्रतिक्रियाएं दृष्टिगोचर होने लगी, जिसके फलस्वरूप महिलाओं और समाज में चेतना का संचार हुआ तथा सुधारकों के निरंतर सतत प्रयासों से महिलाओं के विकास के मार्ग का उत्थान हो सका और इस तरह से विधवाओं को भी पुनर्विवाह के अधिकार समाज के द्वारा मान्य हुए। इसके पश्चात महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु एक और महत्वपूर्ण अधिनियम बना जो था विवाह अधिनियम। यह अधिनियम महिलाओं के विवाह हेतु उनकी न्यूनतम उम्र सीमा के विषय में संबंधित था। विवाह अधिनियम विभिन्न चरणों से पारित होते रहे और समय अनुसार उनमें संशोधन को भी स्थान दिया गया। 1860 ईस्वी में पहला विवाह संशोधन नियम पास हुआ। पुनः 1891 ईस्वी में इस कानून में संशोधन करके विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित की गई, किंतु इस संशोधन से अधिकांश भारतवासी अज्ञान बने रहे और बाल विवाह की प्रक्रिया जारी रही। 1925 ईस्वी में पुनः विवाह की आयु के संबंध में
विचार विमर्श के पश्चात बालिका की न्यूनतम विवाह की आयु 13 वर्ष निश्चित की गई। अखिल भारतीय महिला भी पर्याप्त समय से इस संबंध में सुधार हेतु प्रयास कर रही थी। इस कारण 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अनुसार कन्या व वर की आयु 14 और 18 वर्ष सुनिश्चित की गई, अर्थात कन्या के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई। पुनः यह आगे चलकर इसमें और भी संशोधन किया गया और आज़ादी के पश्चात यह न्यूनतम उम्र सीमा महिलाओं में 18 और पुरुषों में 21 वर्ष सुनिश्चित की गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाल विवाह को रोकने हेतु महिलाओं के लिए विवाह अधिनियम पारित किए गए ब्रिटिश सरकार की ओर से। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया वह था संपत्ति अधिनियम। इस अधिनियम में के द्वारा 1874 ईस्वी में महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु एक एक्ट, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से, अर्थात शादीशुदा महिलाओं के लिए संपत्ति कानून, जिसे हम मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जानते हैं, पारित किया गया, जिसके अंतर्गत स्त्री धन के स्वरूप को व्यापक बना दिया गया। 1929 ईस्वी में इसमें संशोधन करके इसे हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट नाम दिया गया और इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। कुछ रियासतें ही इसका अपवाद मानी जाती हैं। आगे चलकर वे भी इसमें शामिल हो गई। 1937 ईस्वी में हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं को भी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। 1956 ईस्वी में पारित हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार अंततः महिलाओं को भी पुरुषों के समान संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में अधिकार देने के लिए संपत्ति अधिनियम पारित किए गए। अब छठा जो महत्वपूर्ण अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया वह था श्रम अधिनियम। अखिल भारतीय महिला परिषद निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत थी कि महिलाओं के हित में कुछ श्रम अधिनियम पारित हों ताकि वे शांति और सुकून प्राप्त कर सकें। महिलाओं के हित में कुछ श्रम अधिनियम पारित हों ताकि वे शांति व सुकून से रह सकें। फलतः अंग्रेजी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई और ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया। इसके अनुसार कारखानों में महिलाओं के प्रतिदिन कार्य की सीमा 11 घंटे निश्चित की गई। बाद में 1934 ईस्वी में इसे घटाकर 10 घंटे किया गया
और 1948 में यह घटकर 8 घंटे अर्थात सप्ताह में 48 घंटे कर दिया गया। 1943 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के दौरान कार्यरत महिलाओं को प्रजनन लाभ से संबंधित एक अधिनियम भी पारित किया गया तथा उन्हें 8 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाना सुनिश्चित किया गया। इस अवधि में उन्हें वेतन देने के लिए प्रावधान सुनिश्चित किए गए। यह लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को प्रदान किया गया जिन्हें कम से कम 9 माह का कार्य करने का अनुभव था। 1945 ईस्वी में इसमें संशोधन करके महिलाओं को खान के अंदर जाकर कार्य करना वर्जित किया गया, जो अखिल भारतीय महिला परिषद के प्रयासों का परिणाम था। किंतु कालांतर में यह प्रथा पुनः आरंभ हो गई। औपनिवेशिक काल में महिलाओं के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से अनेक कानून बनाए गए। विद्वान इसका श्रेय अंग्रेजी सरकार को प्रदान करते हैं, परंतु यहां पर यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि कानूनों की पृष्ठभूमि तैयार करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान समाज सुधारकों और महिला कांग्रेस की नेत्रियों द्वारा प्रदान किया गया और सरकार को विभिन्न अधिनियम बनाने एवं उसे पारित करने के लिए विवश भी किया गया। स्वतंत्र भारत में भी महिलाओं से संबंधित अनेक अधिनियम पारित किए गए, जिससे उनका सशक्तिकरण संभव हुआ और वे सुखी, संपन्न और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही बन गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण समाज सुधारकों, विशेष रूप से राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस प्रकार से हमने देखा कि महिलाओं के मुक्ति और महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए और उनकी दशा में सुधार हेतु प्रयास किया गया। लेकिन यह कोई अचानक से हुआ नहीं, ऐसा नहीं था। दरअसल इसके पीछे भारत का एक शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग था, समाज सुधारकों का, जो महिलाओं को निरंतर सम्मान दिलाने के लिए प्रयत्नशील थे। यह उसी का नतीजा था कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय रूढ़िवादिताओं को समाप्त करने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई और इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण अधिनियम एवं विधान पारित किए, जिसका लाभ आगे चलकर स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को व्यापक रूप से प्राप्त भी हुआ। तो हम आज अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय काफी सहज व रोचक लगा होगा और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर आप इसका सहजता से उत्तर दे पाएंगे। और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं
वह सामान्य रूप से आपसे यह पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश काल के दौरान महिला कल्याण हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए विभिन्न अधिनियमों की चर्चा करें, अथवा ब्रिटिश काल के दौरान महिला उत्थान के लिए किए गए कार्यों की व्याख्या करें। तो इस प्रकार से किसी भी प्रश्न का आपसे पूछा जाए, आप उसमें यह उत्तर दे सकते हैं। तो आज हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप आज इसको पढ़ें और मैं अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।